गुड मॉर्निंग। तो आज आपके उमंग दीप ज्योति थर्ड लैंग्वेज से जो है दूसरा पार्ट वो देखते हैं, समझदार कबीर। ठीक है। कबीर को पढ़ाई का बहुत शौक था। जब वह अपनी माँ से स्कूल जाने की बात करता तो माँ हमेशा मना कर देती। कबीर ने हिम्मत करके अपने पिताजी से अपनी पढ़ाई की बात की तो वह पढ़ाई की बात सुनकर झल्ला उठे। क्रोध भरे स्वर में बोले, खबरदार जो किसी ने इस घर में पढ़ाई की बात की। कबीर ने एक और बार कोशिश की और नम्र स्वर से बोला, पिताजी मेरे कई दोस्त पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियां पाने की बात कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा ही कर सकता हूँ। पिताजी आग बबूला हो गए। हमारे घर में हमेशा हर सदस्य बचपन से ही कमाई करता रहा है और उसी से घर का खर्च चल पाता है। माँ ने बेटे का पक्ष लेते हुए उसके पिता दीनू को समझाया, देखिए अगर कबीर पढ़ने की जिद कर रहा है तो इसमें हर्ज ही क्या है। इतनी बात सुनकर दीनू को गुस्सा आ गया। उन्होंने कबीर की माँ को एक जोरदार तमाचा दे मारा। कबीर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, पर आप माँ को कुछ ना कहिए। बात वहीं समाप्त हो गई। कबीर की माँ जिन घरों में झाड़ू पोछे का काम करने जाती थी उनसे कहकर उसने कबीर की नौकरी एक सेठ के यहाँ लगवा दी। तो यहाँ कहानी कैसा है कि एक कबीर है जो छोटा बच्चा है, उसको पढ़ने का बहुत शौक था। उसने अपनी माँ से पहले पूछा लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। फिर उसने अपने पिताजी से पूछा, फिर उसके पिताजी ने उसे झल्लाकर डांट दिया। फिर भी वह जब दोबारा पूछा तो भी उसके पिताजी को समझ में नहीं आया। उसके पिताजी के हिसाब से कि घर में जो बच्चा पैदा लेता है सिर्फ कमाने के लिए पैदा लेता है, पढ़ाई के लिए पैदा नहीं लेता है। ठीक है। तो इस बात पे उसकी माँ ने उसके पापा को समझाया कि अगर कबीर पढ़ना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है। तो उसके पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने कबीर की मम्मी को एक जोरदार तमाचा मार दिया। यह देखकर कबीर डर गया और उसने अपने पिताजी से कहा कि ठीक है आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन आप माता जी को मत मारो। फिर उसकी मम्मी जहाँ काम करने जाती थी वहाँ पर उन्होंने बात करके एक सेठ के यहाँ कबीर की नौकरी लगवा दी। कबीर सेठ के परिवार में काम करने लगा। उसने अपनी मेहनत और लगन से घर के सभी सदस्यों का मन जीत लिया। सेठ के बच्चे जब पढ़ाई करते तो कबीर भी उनके साथ पढ़ने बैठ जाता और उनकी पुरानी कॉपियों पर लिखता रहता। एक दिन कबीर कुछ लिख रहा था तो अचानक सेठ जी उस कमरे में आ गए। उन्होंने कबीर को लिखता देख उससे कॉपी मांगकर देखी, फिर बोले, कबीर तुम्हारी लिखावट बहुत ही सुंदर है। तुम कितनी जमात पढ़े हो, मतलब कितनी कक्षा तक पढ़े हो, कितनी समूह तक पढ़े हो। ठीक है। कबीर ने जवाब दिया, मेरे पिताजी को पढ़ाई पसंद नहीं इसलिए उन्होंने मुझे कभी विद्यालय में नहीं जाने दिया। उन्होंने उनके तो घर के हर सदस्य की कमाई चाहिए उनको। ठीक है। अतः मैं किसी कक्षा तक नहीं पढ़ा। इतना कहते कहते कबीर रो पड़ा। सेठ जी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, यदि तुम्हें पढ़ने का शौक है तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे। तुम जल्दी जल्दी काम निपटाकर बच्चों के साथ पढ़ लिया करो और जो समझ में ना आए वह मुझसे पूछ लिया करो। सेठ जी की बात सुनकर कबीर फूला नहीं समाया, मतलब बहुत खुश हो गया। यही तो चाहता था कबीर कि उसे पढ़ाई करने दिया जाए। वह बच्चों के साथ रहते रहते और उनके साथ बात करते करते जल्दी अंग्रेजी भी सीख गया। सेठ जी ने भी उसको कॉपी किताब खरीद कर ला दी। जब बच्चे स्कूल जाते तो कबीर शीघ्र काम निपटाकर सेठ से पढ़ने बैठ जाता, परंतु इस पढ़ाई के बारे में उसके घर वालों को बिल्कुल भी मालूम नहीं था। किसके घर वाले? कबीर के घर वाले। कबीर ने कभी घर पर यह नहीं बताया कि वह पढ़ रहा है। वह अपने घर केवल महीने में एक बार वेतन देने जाता था और अधिक काम होने पर का बहाना करके शीघ्र लौट आता था। अगर माँ कभी पूछती थी कि कबीर काम कैसा चल रहा है तो वह अपने सेठ की खूब बड़ाई करता था। इससे घर वाले भी खुश थे। उसने अपने सेठ तथा सेठानी को यह कह रखा था कि उसकी पढ़ाई के विषय में वे उनके घर वालों से कुछ ना कहें। उसे डर था कि कहीं घर वालों को पता लग गया तो विशेष रूप से उसके पिता को तो वह पढ़ाई छुड़वा देंगे। ठीक है। अब वह सेठ के यहाँ जाके पढ़ाई भी कर रहा था
वो अपने घर नहीं जाता था, बस महीने में एक बार अपना जो वेतन मिलता था, उसको जो पैसे मिलते थे सेठ जी के यहाँ काम करने से, वह देने जाता था। वहाँ पे रुकता भी नहीं था, वो बहाना करके आ जाता था कि नहीं नहीं मुझे बहुत काम है, वो वापस आ जाता था। और उसने सेठ और सेठानी को मना कर रखा था कि उसके पढ़ाई के बारे में उसके परिवार वालों को ना बताया जाए। कबीर के पिता दीनू घर की पुताई का काम करते थे। एक दिन उसके पिता जिस सीढ़ी पर चढ़कर पुताई कर रहे थे, वह सीढ़ी कमजोर होने के कारण बीच से टूट गई और उसके पिता नीचे फर्श पर गिर गए। उन्हें काफी चोट आई। वह काम कर रहे अन्य मजदूरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। जिस ठेकेदार ने दीनू को काम पर लगवाया था, उस उसने उनकी कोई सूद बूद नहीं ली। दीनू अस्पताल में पड़ा दर्द के मारे कहराता रहा, परंतु कोई उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था। कबीर को जब पता लगा कि उसके पिताजी पुताई करते हुए गिर गए हैं, तो वह तुरंत अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में अपने पिताजी की हालत देखकर उसने इधर उधर भाग दौड़ की। अपने पिता को भर्ती करवाने के लिए फॉर्म भी स्वयं भरा। फोन पर सेठ जी को भी सारी बातें बताई। उसकी भाग दौड़ और फोन आदि का यह परिणाम हुआ कि डॉक्टर ने दीनू को भर्ती कर लिया। दीनू की टांग का एक्सरे हुआ और एक हड्डी में हल्का सा फ्रैक्चर भी पता लगा। उसने अपने पिता का सारा काम करवाकर कबीर अब दवाई के प्रबंध में लग गया था, मतलब दवाई का इंतजाम व्यवस्था करने में लग गया था कि दवाई उसके पिता को जल्दी मिल जाए। कबीर ने अपने पिता के साथ काम कर रहे अन्य मजदूरों से बातचीत की। यह पता लगने पर कि ठेकेदार ने बार बार आग्रह करने पर भी उचित सीढ़ी का प्रबंध नहीं किया था, उसे ठेकेदार पर बहुत गुस्सा और उसने ठेकेदार के विरुद्ध केस किया और लेबर कोर्ट भी गया। जब कबीर को पता चला कि अच्छा पिताजी मेरे गिरे कैसे हैं, तब उसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वहां जितने मजदूर थे उन्होंने बताया कि हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते थे ठेकेदार से या आग्रह करते थे, लेकिन उसने फिर भी अच्छी सीढ़ी नहीं दी थी, जिसकी वजह से दीनू के वो कबीर के जो पिताजी हैं वो गिर गए थे और इस वजह से उसको गुस्सा आया और वो लेबर कोर्ट गया कंप्लेन करने। इन सभी कामों में सेठ जी ने कबीर की भरपूर सहायता की। इस सारी भागदौड़ का परिणाम यह हुआ कि ठेकेदार ने दीनू का इलाज का पूरा खर्चा दिया तथा 3,000 रुपये हर्जाना भी दिए। उसके पिता अपनी बीमारी के दौरान यह देखकर दंग रह गए थे कि उनका बेटा कबीर किस प्रकार फर्राटे से डॉक्टरों और नर्सों के साथ अंग्रेजी में पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करता था। तभी उन्हें यह भी पता लगा कि कबीर काम के साथ साथ पढ़ाई करते हुए इस वर्ष प्राइवेट छात्र के रूप में बड़ी परीक्षा की तैयारी भी कर रहा है। उन्हें स्वयं पर लज्जा आई। उन्हें पढ़ाई लिखाई का महत्व समझ में आया। वे सोच रहे थे कि अनपढ़ होने के नाते जब वह अस्पताल में पड़े दर्द के मारे करा रहे थे, तो कबीर ने सारी लिखा पढ़ी करके उनकी इलाज शुरू करवाया था। इन सभी बातों का घर के सदस्यों पर इस प्रकार प्रभाव पड़ा कि अब कबीर के घर का हर सदस्य खाली समय में आसपास के शिक्षा केंद्रों में पढ़ने जाने लगा। यहाँ तक कि कबीर के पिता दीनू भी घर पर बच्चों से पढ़ना लिखना सीखने लगे। तो यह कहानी मेन बताता क्या है, यह कहानी का आशय क्या है? पढ़ाई लिखाई का जो महत्व है। आजकल लोगों को लगता है कि कम उम्र में कमाना स्टार्ट कर दो तो सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप ज़्यादा दिन तक कहीं भी नहीं टिक सकते हैं। ठीक है, कि हर चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको सिर्फ बुक का ही ज्ञान, किताब का ही ज्ञान होना, बाकी आप जब तक पढ़ाई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको सामने वाले से बात कैसे करना है। जैसे कि अभी यहाँ पे जो कबीर के पिताजी दर्द से मरे जा रहे थे, लेकिन कोई सहायता नहीं कर रहा था, लेकिन कबीर जब गया और उसने बात की तब वो बात बनी। तो यहाँ पढ़ाई लिखाई का महत्व बताया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और अंत में कबीर के पिताजी को भी इस बात का पता चल गया कि पढ़ाई का क्या महत्व है। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ, कुछ क्वेश्चन खुद से करना, जहाँ दिक्कत हो पूछना। सबसे पहला, कबीर की पढ़ाई की बात सुनकर कौन झल्ला उठे? कबीर के पिताजी झल्ला उठे। पढ़ लिख कर कौन अच्छी नौकरी पाने की बात कर रहा था? कबीर। और कबीर के दोस्त ऐसा बात करते थे। कबीर किसके यहाँ नौकरी करने लगा? कबीर सेठ जी के यहाँ नौकरी करने लगा। सेठ के बच्चे जब पढ़ते तो
कौन उनके साथ पढ़ने बैठ जाता? कबीर बैठ जाता था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इसका मैं एक दो बता रही हूँ, बाकी खुद से करना, क्योंकि ये सारे बुक में दिए हुए हैं आपके, आपको अपने से लिखना है। कबीर के पिताजी ने कबीर को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? कबीर के पिताजी ने कबीर को स्कूल इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि उनके हिसाब से घर का हर सदस्य सिर्फ कमाने के लिए ही बना है, वो पढ़ाई करने के लिए नहीं बना। कबीर को अपने घर वालों से किस बात का डर था? कबीर को अपने घर वालों से इस बात का डर था कि कहीं जो वो सेठ जी के यहाँ पढ़ता है उस बात की खबर उसके पिता को ना लग जाए। कबीर ने अपने पिता को डॉक्टर के पास भर्ती करवाने के लिए क्या क्या प्रबंध किया, वो इस पेज में आपका लिखा हुआ है पूरा। आप इसको मतलब क्या क्या इंतजाम किया वो सारा आप लिख लेना। दीनू कबीर को किस काम को देखकर दंग रह गया? वह इस काम को देखकर दंग रह गया कि कैसे कबीर नर्सों और डॉक्टरों के साथ फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है। सेठ ने कबीर की पढ़ाई में किस प्रकार मदद की? सेठ ने कबीर की पढ़ाई में कबीर के काम खत्म होने के बाद उसे पढ़ाकर और उसके लिए कॉपी और किताब लाकर मदद की। अब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे देख कर लिखना है। कबीर की लिखावट बहुत सुंदर थी, तुम जल्दी काम निपटाकर बच्चों के साथ पढ़ाई कर लिया करो। यहाँ पे काम हो जाएगा। कबीर के काम से घरवाले बहुत खुश थे। पिता के गिरने से कबीर को ठेकेदार पर बहुत क्रोध आया। ठीक है, अब यहाँ पे सही विकल्प चुनना है आपको। खबरदार, जो कभी घर में पढ़ाई की बात की, यह बात किसने बोला? तो कबीर के पिता ने बोला। ठीक है, कबीर किसके घर में काम करने लगा? सेठ के घर पर। दीनू को अपने घर के हर सदस्य से क्या चाहिए था? कमाई। ठेकेदार के यहाँ काम करते समय सीढ़ी से कौन गिर गया? कबीर के पिताजी। कबीर ने ठेकेदार के विरुद्ध क्यों केस किया? पिता को न्याय दिलाने के लिए। अब यहाँ आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ से आपको छाट कर आंसर लिखना है। कुछ मैं बता दे रही हूँ। अपने पिता की हालत देखकर कबीर ने क्या प्रबंध किया? ठीक है, यही वाला क्वेश्चन यहाँ भी आपका है। ठीक है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किया? उसने भाग दौड़ और फोन आदि पर बात किया। ठीक है, और परिणाम ये सारा आप यहाँ से देखकर लिख लेना। न्याय के लिए कबीर कहाँ गया? न्याय के लिए कबीर लेबर कोर्ट गया। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है लेबर कोर्ट भी गया। कबीर के पिता जी कैसे गिर गए थे? उचित सीढ़ी का प्रबंध नहीं होने के कारण कबीर के पिताजी गिर गए थे। यहाँ पे है। कबीर को ठेकेदार पर क्यों गुस्सा आया? क्योंकि मजदूरों के बार बार आग्रह करने पर भी उसने उचित सीढ़ी का प्रबंध नहीं किया था। अब ये आपका वर्ण विच्छेद है। ठीक है, इसका वर्ण विच्छेद का मतलब जैसे होगा अ जोड़ प जोड़ अ जोड़ र जोड़ आ जोड़ ध जोड़ ई, बड़ी ई। ठीक है, वचन का होगा आपका व जोड़ अ जोड़ च जोड़ अ जोड़ न जोड़ अ। सावधान का होगा आपका स जोड़ आ, ये आ की मात्रा है तो आपका यहाँ पे आ लगेगा। स जोड़ आ जोड़ व जोड़ अ जोड़ ध जोड़ आ जोड़ न जोड़ अ। मतलब जहाँ जहाँ आपका ये वाला दिया हुआ है वहाँ आपका आ लगेगा, जहाँ नहीं दिया हुआ है वहाँ आपका उसके बाद वर्ण के बाद सीधे आपका अ लगेगा। ठीक है, अब ये आपके चिन्ह है, हिंदी में चिन्ह है, इसको आपको मिलाना है सही चिन्ह से। तो पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? तो ये है, सेंटेंस खत्म होने के बाद लगता है ये वाला। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह आपका ये है। ठीक है, अर्ध विराम चिन्ह आपका ये है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये है और विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका सेकंड नंबर ये है। ठीक है, अब ये आपका लिखा हुआ है, इसको आपको लिखना है। यहाँ पे आपको अलग करना था, यहाँ पे आपको जोड़ना है। र जोड़ अ जोड़ ख जोड़ अ जोड़ न जोड़ आ, रखना। र जोड़ उ प जोड़ अ। ठीक है, रूप। प जोड़ अ जोड़ र जोड़ ई जोड़ न जोड़ द जोड़ अ, परिंदा। प जोड़ अ पर र जोड़ ओ जोड़ प जोड़ अ जोड़ क जोड़ आ। ठीक है, ये आपका हो गया परोपकारी।
अब आपका यहाँ कुछ मुहावरा दिया हुआ है, ठीक है। उस मुहावरे को, उसका मतलब जो है जानकर उसको वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे चिराग तले अंधेरा, ठीक है, मतलब खुद की गलती नहीं दिखना, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि सोनू इतनी बदमाशी करता है लेकिन उसके चिराग तले अंधेरा है, मतलब उसको खुद की गलती नहीं दिखती है। डूबते को तिनके का सहारा, मतलब थोड़ा सा मदद कर देना। इसको आप लोग अपने वाक्यों में प्रयोग करना। दूध का दूध, पानी का पानी का मतलब सब साफ साफ पता चलना, सब साफ साफ दिखना। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मतलब जबरदस्ती गले पड़ना। उसको किसी ने बुलाया नहीं था फिर भी वो हमेशा मेरे घर आ जाता है, वही बात हुई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ठीक है। तो यह आपका जो था, यह आपका चैप्टर ख़त्म हुआ दूसरा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।